Hello everyone, welcome to the channel Agriculum. Today we will be going to study the second lecture of Fundamentals of Plant Breeding, and the topics are Major Achievements of Plant Breeding and Future Prospects of Plant Breeding. Now let's move on to our first topic, that is Major Achievements of Plant Breeding. So under which we are going to study the different achievements of plant breeding. So the first one is development of dwarf and semi-dwarf cereal varieties. Many dwarf and semi-dwarf varieties have been developed in crops like wheat and rice. Dr. Norman Borlaug used a Japanese wheat variety called Norin 10 as a source of dwarfing genes at Summit in Mexico. तो 1960 के टाइम हमारे इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था. क्यों लाया गया था? क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन का इंक्रीज़ हो रहा था, बट हमें प्रोडक्शन भी तो साथ साथ इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि लोग खाएंगे क्या. तो उस समय कुछ वैरायटीज़ इंट्रोड्यूस की गई थी वीट और राइस की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुआ था. तो जापानीज़ एक वीट वैरायटी है नॉरिन 10, जिसमें डॉफिंग जीन पाए जाते हैं. ये हमारा नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. In 1963, ICR introduced some of these dwarf selections to India, and from them varieties like Kalyan, Sona and Sonalika were chosen. उस समय काफ़ी ज़्यादा जो है 1963 के टाइम पे वैराइटीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें से कल्याण, सोना और सोनालिका को चूज़ किया गया था प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में. Most wheat varieties grown in India today are semi-dwarf. They resist water lodging and respond well to fertilizers. In rice, the introduction of the DGO gene helped create semi-dwarf varieties. अब हमारा राइस के अंदर कौन सा जीन पाया जाता है? जैसे कि आपने देखा अभी, जो हमारा वीट है उसमें नॉरिन 10 पाया जाता है, और जो राइस है उसमें DGO जीन पाया जाता है, जिसकी वजह से हम सेमी-डॉफ वैरायटीज़ को ग्रो करते हैं. TN1 developed in Taiwan and IRA developed in IRRI Philippines were brought to India in 1966, leading to a major boost in rice production. तो ये दो वैरायटीज़ लाई गई थी, जिसकी वजह से राइस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. सेकेंड है हमारा नोबलाइजेशन ऑफ इंडियन केन्स. Indian sugarcane varieties like Saccharum barberry, mainly grown in northern India, were strong but gave low yield and had less sugar. On the other hand, tropical sugarcane Saccharum officinarum had thicker stems and more sugar but did not grow well in northern India due to cold winters. Scientists C.A. Barber and T.S. Venkatraman at the Sugarcane Breeding Institute in Coimbatore combined the good traits of tropical cane with the Indian cane, and this process of improving Indian canes using noble cane trait is called nobilization. तो नोबलाइजेशन का मतलब क्या है? ये हमारी एक प्लांट ब्रीडिंग की टेक्निक होती है, जिसमें हम लोग इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन को बेसिकली यूज़ किया जाता है. इसमें जो भी हमारे, जैसे आपने यहाँ पे एग्जांपल देखा कि जो सैक्रम बारबेरी है वो हमारे नॉर्दर्न पार्ट में काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है, बट उसके अंदर क्या है, लो यील्ड है और उसमें लेस शुगर पाया जाता है. और साथ ही साथ वहीं पे जो सैक्रम ऑफिसनेरम है वो हमारे ट्रॉपिकल एरियाज़ में ग्रो होता है, बट वो हमारा नॉर्दर्न पार्ट में ग्रो नहीं हो पाता. तो इनके जो अच्छे कैरेक्टर्स थे उसको आपस में क्रॉस करके एक नया वैरायटी इसमें लाया गया था, और इसी प्रोसेस को हम लोग नोबलाइजेशन कहते हैं. थर्ड है हमारा डेवलपमेंट ऑफ हाइब्रिड एंड सिंथेटिक वैरायटीज़ इन मिलेट्स. Hybrid varieties in crops like maize, sorghum and pearl millet greatly boosted their production in India. The first maize hybrid was released in 1957. काफ़ी सारे जो है मेज, सोरगम और पर्ल मिलेट में भी जो वैरायटीज़ थे उसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्रोडक्शन इंक्रीमेंट में. मेज हाइब्रिड्स कौन कौन से थे? जैसे गंगा सीरीज़ है, उसके अंदर आता है हमारा गंगा सफ़ेद 2, अफ्रीकन टॉल, मंजरी एंड डेक्कन. सोरगम हाइब्रिड्स कौन कौन से थे? CSH1 2, CSH15. यहाँ से 1 से लेके 15 के बीच में जितने भी सारे हैं वो सारे इसी के अंदर इंक्लूड थे. बाजरा और पर्ल मिलेट हाइब्रिड्स इंक्लूड WCC75, PHP10, ICTP 8203, श्रद्धा एंड सबरी. ये सारी वेराइटीज़ को लाया गया था. हाइब्रिड कॉटन.
India developed its first cotton hybrid H4 in 1970 at the Surat Research Station under Gujarat Agriculture University. सबसे फर्स्ट कॉटन हाइब्रिड हमारा H4 डेवलप किया गया था. After this, many more hybrid varieties, both intervarietal and interspecific, were developed. Intervarietal का मतलब होता है कि क्रॉस बिटवीन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द सेम स्पीसीज, और इंटरस्पेसिफिक का मतलब होता है कि डिफरेंट स्पीशीज होनी चाहिए बट उनका सेम जीनस होता है मोस्टली जगहों पे. तो these hybrids led to a significant increase in cotton cultivation and production in the country. एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? H4 है, वरलक्ष्मी है, सावित्री है, NH44 है एंड जैन लक्ष्मी है. नेक्स्ट है हमारा मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग. Molecular biology techniques are now used to support traditional breeding, making it more accurate and efficient. ये हमारा प्लांट ब्रीडिंग का एक मेथड होता है जिसमें हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे वर्क करते हैं. One important method is marker assisted selection, where specific markers for morphological, biochemical or DNA based help in identifying plants with desirable traits like high yield, डिजीज़ रेजिस्टेंस और स्ट्रेस टॉलरेंस. सो इन सब के लिए क्या होता है कि जैसे प्लांट काफ़ी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे उसके बाद ना देख करके हम लोग जो है यंग लेवल पे ही जो है इन सब का मार्कर्स का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि किसमें हमारे डिज़ायरेबल ट्रेट्स हैं. Several crop varieties have been developed using MAS in India, including improved Pusa Basmati first, improved Samba Masuri rice and Vivek QPM9, a maize hybrid. ये सारी varieties हमारी राइस की और हाइब्रिड मेज की ग्रो की गई है इस टेक्निक को यूज़ करके. Transgenic varieties. Transgenic plants are created using recombinant DNA technology, where specific genes are inserted or silenced to develop crops with desired traits. इसमें क्या होता है कि जो हमें जो है बिल्कुल स्पेसिफिक जो ट्रेट्स चाहिए होते हैं, या तो हम अपने हिसाब से उसको इंसर्ट करते हैं जीन्स को, या फिर जो जीन की ज़रूरत नहीं है हम उसको साइलेंस कर देते हैं. Unlike traditional breeding, this method modifies only targeted part of the genome, making it faster and more precise. इसमें बहुत ज़्यादा precisely work करता है क्योंकि हम लोग अपने हिसाब से genes को add करते हैं या फिर उसको silence करते हैं. Most transgenic crops released so far are resistant to insect pest or herbicide. For example, BT cotton carries a gene from Bacillus thuringiensis, which produce a toxin harmful to pests like the cotton bollworm. When the insect eats the plant, it injects the toxin and dies. BT कॉटन को इसीलिए डेवलप किया गया था क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉटन बोलवर्म की वजह से क्रॉप ख़राब हो रही थी. तो इसमें क्या होता है कि एक जीन पाया जाता है, जब कॉटन बुलवर्म उसको खाता है तो उसके गट में जा कर के वो एक्टिवेट हो जाता है और इंसेक्ट हमारा मर जाता है. Herbicide resistance is developed by inserting a version of plant enzyme that is not affected by the herbicide. This allows farmers to spray herbicide like glyphosate without damaging the crop. Glyphosate हमारा selective herbicide होता है जो कि यूज़ किया जाता है. हम लोग केवल क्रॉप्स के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं, इनके ऊपर कोई भी हमारा इफेक्ट नहीं होता. जो भी हमारे जो टारगेटेड वीड्स होते हैं वही केवल हार्म होता है इससे. Another emerging area is pharma crops, where genetically modified plants are used to produce medicines or industrial chemical. दूसरा है हमारा फार्मा क्रॉप्स भी ग्रो किया जाता है इस मेथड को यूज़ करके. फार्मा क्रॉप्स के अंदर जैसे एग्जांपल है हमारा टोबैको, इससे हमारा एंटीबॉडीज़ को ग्रो किया जाता है. फिर है हमारा राइस, आपने देखा होगा काफ़ी सारा सीरम यूज़ किया जाता है हमारा फार्मा कंपनीज़ में, तो उसको ग्रो किया जाता है. अनडिज़ायरेबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. अब कोई चीज़ अच्छी होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस कुछ निगेटिव भी होते हैं, जैसे हमारा लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी. मॉडर्न वेराइटीज़ आर यूनिफॉर्म, रिड्यूसिंग द जेनेटिक डाइवर्सिटी फाउंड इन ट्रेडिशनल लैंड रेसेस. तो जैसे कि कोई भी, अगर मान लीजिए कोई भी इंसान है तो उसके अंदर काफ़ी सारी अलग अलग अच्छी बुरी आदतें होती हैं, तो वैसे ही प्लांट भी होता है कि उसमें कुछ अच्छे ट्रेट्स होते हैं, कुछ बुरे ट्रेट्स होते हैं. बट हमने क्या किया है, प्लांट ब्रीडिंग की वजह से
उसमें जो केवल है अच्छे अच्छे ट्रेड्स भरती हैं, तो जो एक उनकी जो डाइवर्सिटी है वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है. Narrow genetic base, improved varieties often come from limited gene pools, lowering adaptability. जब हम किसी भी प्लांट को उसके एकदम होता है ना कि सीधी लकीर पे चलना, कि बस इसमें जो हमें ट्रेट्स चाहिए वही हम डालेंगे, तो उससे क्या होता है कि अडेप्टेबिलिटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है प्लांट की, उसकी लड़ने की ताकत कम हो जाती है. या फिर कोई भी न्यू इन्वायरमेंट, मान लीजिए टेम्परेचर चेंज हो रहा है आजकल, तो इन सब चीज़ों में अडेप्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल आती है प्लांट को. रिस्क ऑफ यूनिफॉर्मिटी, मेनी इम्प्रूव्ड क्रॉप्स शेयर कॉमन पेरेंट्स मेकिंग देम वल्नरेबल टू वाइड स्प्रेड डिजीजेस आउटब्रेक्स. जैसे क्या होता है कि कई सारी वैरायटीज़ के जो पेरेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, क्योंकि हमें उनके डिज़ायरेबल ट्रेट्स चाहिए होता है. तो कभी कभी क्या होता है कि किसी एक क्रॉप की दूसरे क्रॉप में डिजीज़ आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं. अनडिज़ायरेबल ट्रेट कॉम्बिनेशंस, क्रॉसेस लाइक रेफेनो ब्रासिका एंड पेमेटो कैन रिजल्ट इन पुअर ट्रेट कॉम्बिनेशन. इसमें जो है रेफेनो ब्रासिका में रेडिस और कैबेज का क्रॉस करके बनाया गया था, और पोमैटो में पोटैटो और टोमेटो का क्रॉस करके बनाया गया था. तो ये क्रॉसेस करके बनाए तो गए हैं, बट इसका हमारे अभी कोई यूज़ नहीं दिख रहा है. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू जो भी वैरायटीज़ न्यू डेवलप की जाएगी वो अच्छी और यूजेबल भी हो. माइनर pest or disease problems. Focusing on major pests can increase vulnerability to minor ones. Example, grey mold in chickpea, canal bunt in wheat, mealybugs in BT cotton. जैसे कोई जगह पे क्या होता है कि हम लोग केवल मेजर पेस्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बट ऐसा नहीं है. जो माइनर पेस्ट होते हैं वो भी किसी ना किसी लेवल पे हार्म तो पहुंचाते ही हैं, तो उनकी तादाद बढ़ती जा रही है. Now let's see what are the future prospects of plant breeding. Plant breeding has always played a key role in improving crop varieties. Plant breeding का काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है, जो crop varieties जो हम अपने हिसाब से varieties grow करना चाहते हैं वो improve होके grow हो. With classical genetics, many improved crop types have been developed. जो हमारी जो ट्रेडिशनल या फिर क्लासिकल जो जीन्स है उनको यूज़ करके काफ़ी सारी हमने improved varieties grow की है. Growing population demands stronger food production, posing a challenge to agriculture scientists. इसमें क्या है कि जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है वैसे वैसे डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे साइंटिस्ट के सामने कि कैसे वो इतनी बड़ी पॉपुलेशन का पेट भरेंगे आगे चल करके. Molecular biology and biotechnology are making plant breeding faster and more efficient. इन दो प्रोसेस के थ्रू जो है प्लांट ब्रीडिंग काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और जल्दी इसमें हमें देखने को रिजल्ट्स मिलते हैं. Genetically modified crops like rice, maize, soybean, cotton and sugar beet are being tested and commercialized. इन सब जितने भी क्रॉप्स है इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारा प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ किया गया है, और अभी तक काफ़ी ज़्यादा जितने भी वैरायटीज़ है वो कमर्शलाइज भी कर दी गई, मतलब फार्मर्स इसको ग्रो भी कर रहे हैं. न्यू जीन्स कैन हेल्प क्रॉप्स रेजिस्ट पेस्ट, डिजीज़ एंड इन्वायरमेंटल स्ट्रेस. जो नई जीन्स आते हैं वो हमें, जैसे कि इन्वायरमेंट अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है, कई तरह की डिजीज़ आ रहे हैं, पेस्ट आ रहे हैं, तो उन सब से लड़ने में हेल्प करता है. In the future, crops may also produce useful products like medicine. Example, Hirudin from transgenic Brassica napus in Europe. तो हो सकता है कि अभी तक तो बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ नहीं ग्रो की गई हैं, बट हो सकता है कि आगे चल के हमारे फ्यूचर में कुछ ऐसी भी हम लोग प्लांट ब्रीडिंग करके प्लांट को ग्रो करें जिससे हमें मेडिसिन्स भी मिल सके. So that's all for today's lecture. I hope you like this lecture. So kindly like, share and comment. Thank you.